आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं तीन केसेस के लिए। आपको याद होगा प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी कि हमारे पास एक इक्वेशन बन रही होती है जो कि ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर तीन केसेस बन रहे होते हैं जिसमें M1 M2 रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं, M1 M2 रियल और इक्वल होते हैं और M1 M2 कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स होते हैं। तो केस वन की हम बात करते हैं। केस वन हमारे पास है डिस्टिंक्ट रियल रूट और ये हमारे पास तब आएगा जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन ज़ीरो आता है हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूले में। इस केस में क्या होता है कि M1 और M2 ये आपस में इक्वल नहीं होते हैं। तो हमारा जो सोल्यूशन है जो हमने शुरू में एज्यूम किया था y इज इक्वल टू ई एम एक्स, जब इसमें आप m को m1 पुट करते हैं तो y1 आ जाएगा e रेज टू पावर m1 x और y2 हमारे पास आ जाएगा e रेज टू पावर m2 x। हमने सीखा है, या अगर नहीं हमने उस पर बात की तो हम यहाँ पर उस पर बात कर लेते हैं। वो ये है कि एक थ्योरम होता है जिसे हम कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन थ्योरम या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। वो प्रिंसिपल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर आपके पास एक सोल्यूशन y1 पड़ा है और दूसरा सोल्यूशन y2 पड़ा है तो आप इसके कॉम्बिनेशन से एक नया सोल्यूशन बना सकते हैं C2Y2। ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, y2 सेटिस्फाई करता है, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि ये भी सेटिस्फाई कर रहा होगा। ठीक, तो हम जो सोल्यूशन लिख रहे होते हैं वो आमतौर पे इस फॉर्म में लिख रहे होंगे, हम अलग अलग सोल्यूशन नहीं लिखते हैं। तो अगर इस y1 और y2 को मैं यहाँ लिखना चाहूँ इन टर्म्स ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के सोल्यूशन के, तो y आ जाएगा c1 e रेज टू पावर m1x प्लस c2 e रेज टू पावर m2x। ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। तो ये वो केस है जो कि है केस वन जिसमें रूट्स जो हैं वो डिस्टिंक्ट होते हैं। अब केस टू हमारे पास क्या है? केस टू हमारे पास है कि जब रूट्स रिपीटेड हों, रिपीटेड रियल रूट्स हों हमारे पास। इस केस में क्या होगा कि M1 और M2 जो दो रूट्स आ रहे थे वो आपस में इक्वल होंगे ऑक्सिलरी के लिए। तो होगा क्या कि अगर y1 हमारे पास है e रेज टू पावर m1x, तो y1 ही, क्योंकि m2 और m1 आपस में इक्वल हैं तो ये एक ही सोल्यूशन आ रहा होगा। लेकिन हमें ये पता है कि जब भी कोई सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमेशा दो सॉल्यूशंस आते हैं, दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस आते हैं। तो अब हम क्या करें? अब क्वेश्चन मार्क ये है कि y2 का क्या करें। बाद में हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने प्रीवियस वीडियो में देखा है कि रिडक्शन ऑफ ऑर्डर आपने अप्लाई किया था। उस रिडक्शन ऑफ ऑर्डर में क्या था कि अगर y1 एक सोल्यूशन आपको पता है तो y2 आप रिडक्शन ऑफ ऑर्डर से निकाल सकते हैं या उसके फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो y2 अगर आपको याद हो तो वो फार्मूला कुछ ये था कि आप लिखते हैं y2 इज इक्वल टू y1 e raised to power minus px dx डिवाइडेड बाय, यहाँ पर dx आएगा y1 का स्क्वायर। हमें p ऑफ x का यहाँ पर पता है, तो ये आ जाएगा m1 मिसाल के तौर पे आ जाएगा माइनस बी ओवर टू ए। आपको पता है कि आपने लिखा था प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर टू ए, क्योंकि ये ज़ीरो हो रहा है रिपीटेड केस में
तो m1 और m2 ये एक ही सोल्यूशन, एक ही हमारे पास रूट यहाँ पर आ रहा है। तो y2 आ जाएगा, y1 क्या है, y1 हमें पता है कि e की पावर m1x है और e रेज टू पावर माइनस px dx ओवर y1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, e रेज टू पावर 2m1x, यानी y1 हमारे पास है e रेज टू पावर m1x, तो y1 स्क्वायर हो जाएगा e रेज टू पावर 2m1x। ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर हम इसको इंटीग्रेट करना चाहेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि ये p ऑफ x क्या होगा। तो हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकेंड ऑर्डर की, वो कुछ है इस तरह की फॉर्म उसकी लिखी हुई है, बी वाई डैश प्लस सी वाई इज इक्वल टू 0। और आपको पता है कि आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लिखना है ये फार्मूला अप्लाई करने के लिए। तो y डबल डैश प्लस बी ओवर ए वाई डैश प्लस सी ओवर ए वाई इज इक्वल टू 0। तो p ऑफ x क्या आ जाएगा, b ओवर a। ये b ओवर a आप यहाँ पर इसको पुट कर देंगे तो ये हमें मिल रहा होगा e रेज टू पावर m1x e रेज टू पावर माइनस b ओवर x, इसको आप इंटीग्रेट कर देंगे e रेज टू पावर 2m1x dx। यहाँ पर आप इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमें ये पता है कि m1 है माइनस बी ओवर 2a, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें 2m1 माइनस बी ओवर a हमें मिल जाएगा। ये हमें रूट से पता है। ओके, यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर देंगे e रेज टू पावर m1x e रेज टू पावर माइनस 2m1x इंटीग्रेट कर देंगे e रेज टू पावर 2m1x dx, तो ये y2 आ जाएगा। y2 हमारे पास इक्वल होगा x e रेज टू पावर m1x, ये y2 हमें मिल जाएगा। तो हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा y इज इक्वल टू बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, वो आ जाएगा c1 y1 c2 y2 c1 e रेज टू पावर m1x c2 y2 है x e रेज टू पावर m1x, ये हमारे पास आ जाएगा। तो y1 अगर आपको दिया जाता है और यहाँ पर इस केस में रिपीटेड रूट्स में है y1, तो y2 आपने या तो रिडक्शन ऑफ ऑर्डर से निकालना है, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हमारे पास ये फार्मूला मौजूद है, ये हमने डिराइव नहीं किया था, ये हमने डायरेक्ट लिखा था। आप इसे ज़ाहिर बात है याद रखेंगे तो तभी आप y2 निकाल सकेंगे। तो y2 हमें मिल जाएगा। तो ये हमारे पास है y1 और ये हमारे पास है y2। अब हम बात करते हैं कि केस थ्री। केस थ्री क्या था, केस थ्री था कि जब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स, ये थर्ड हमारे पास था। इस केस में क्या होता है कि m1 और m2, m1 है अल्फा प्लस आयोटा बीटा, तो m2 हमारे पास है अल्फा माइनस आयोटा बीटा। अल्फा और बीटा ये ग्रेटर देन 0 है। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, आपने सोल्यूशन याद होगा एज्यूम किया था e की पावर mx, तो m की जगह पे आप रखेंगे e की पावर m1x प्लस, यानी कि जब m1 रखेंगे तो y1 मिलेगा, y1 e रेज टू पावर m1x और y2 हमें मिलेगा e रेज टू पावर m2x। तो ये हो जाएगा c2 e रेज टू पावर m2x। m1 हमारे पास क्या है, m1 है अल्फा प्लस आयोटा बीटा x प्लस c2 अल्फा माइनस आयोटा बीटा x। y को आप लिखेंगे c1 e रेज टू पावर अल्फा x e रेज टू पावर आयोटा बीटा x,
C2 e raised to power alpha x e raised to power minus iota beta x। इस सारे सोल्यूशन का इशू ये है कि यहाँ पर कम्प्लेक्स नंबर्स आ रहे हैं और हम आमतौर पे जो सोल्यूशन निकालते हैं उसमें कम्प्लेक्स नंबर को इंट्रोड्यूस नहीं करते, या कम्प्लेक्स नंबर को हम नहीं सोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर नहीं लिखना चाहते, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर में फिर जैसा कि नाम से जाहिर है फिर कम्प्लेक्सिटीज आ जाती हैं। ओके, तो हमारे पास है e रेज टू पावर आयोटा थीटा बाय ऑयलर्स फार्मूला। ये होता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो e रेज टू पावर माइनस आयोटा थीटा क्या होता है? cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। तो अगर आप लिखेंगे e रेज टू पावर आयोटा बीटा एक्स, तो ये आ रहा होगा cos बीटा एक्स प्लस आयोटा साइन बीटा एक्स, और ये आएगा e रेज टू पावर माइनस आयोटा बीटा एक्स कॉस बीटा एक्स माइनस आयोटा साइन बीटा एक्स। इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दें, ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। e रेज टू पावर आयोटा बीटा एक्स माइनस आयोटा बीटा एक्स, तो ये आ जाएगा 2 आयोटा साइन बीटा एक्स। ओके, तो हम देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर जो हमने सोल्यूशन लिखा है, ये वाला सोल्यूशन, इसमें C1 को और C2 को हम एक दफ़ा रख लें 1, और C1 को 1 और C2 को रख लें एक दफ़ा -1, तो Y1 आ जाएगा e रेज टू पावर अल्फा प्लस आयोटा बीटा एक्स e रेज टू पावर Y1, यहाँ पर Y1 आ जाएगा प्लस अल्फा माइनस आयोटा बीटा एक्स। हमें एक सोल्यूशन मिल रहा होगा जब हमने C1 और C2 को 1 रखा है, यानी कि यहाँ पर C1 और C2 को हमने 1 रखा है। तो इसको हम लिख सकते हैं e रेज टू पावर अल्फा एक्स e रेज टू पावर आयोटा बीटा एक्स प्लस e रेज टू पावर माइनस आयोटा बीटा एक्स। इसी तरह से जब आप y2 रखेंगे, यानी कि C1 को 1 और C2 को -1 रखेंगे, तो ये हमें मिल रहा होगा e रेज टू पावर आयोटा बीटा एक्स माइनस e रेज टू पावर माइनस आयोटा बीटा एक्स। तो y1 हमें मिल सकता है जब आप ऑयलर्स फार्मूला यहाँ अप्लाई करें, ऑयलर्स फार्मूला यहाँ अप्लाई करें, इन दोनों को ऐड कर दें, तो y1 आ जाएगा 2 e रेज टू पावर अल्फा एक्स कॉस बीटा एक्स, y2 आ जाएगा 2 आयोटा e रेज टू पावर अल्फा एक्स साइन बीटा एक्स। यहाँ से हम आयोटा और कांस्टेंट को इग्नोर कर देंगे, और y बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम लिख सकते हैं y C1 e रेज टू पावर अल्फा एक्स कॉस बीटा एक्स, यानी कि ये वाली टर्म, और इसके साथ ही ये वाली टर्म हमारे पास आ जाएगी, प्लस C2 e रेज टू पावर अल्फा एक्स साइन बीटा एक्स, और e की पावर अल्फा एक्स C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। तो ये हमारे पास y आ जाएगा। तो ये केस 3 बन जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।